गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशल सीबीआई के जज ने सीबीआई को मनीष सिसोदिया जो है उनकी कस्टडी दे दी है, और सिसोदिया की जो आर्गुमेंट है उसको रिजेक्ट किया है कि जो है अ, जो सीबीआई उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर आता है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट को बोला कि जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं वो इंटेरोगेशन में जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जो जज हैं स्पेशल कोर्ट के, उन्होंने बोला कि ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है, ये तो आपसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आप इसमें क्यों जवाब नहीं दे रहे हो। क्योंकि सिसोदिया जी ने कहा था उनके पास राइट टू सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट को जो है वो जज ने हटा दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल का राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता क्या है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने खिलाफ खुद ही गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। आप खुद अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि आपके पास राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, और पुलिस किसी को ज़बरदस्ती उससे जो है वो उगलवा नहीं सकती, जो भी उसके अगेंस्ट उसको खुद को गवाही देने को नहीं कह सकती है। अब क्यों राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो क्रिमिनल केसेस में कैसे अप्लाई होता है। अब जो प्रूव करना होता है जो भी केस, वो स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो एविडेंस कलेक्ट करे और जो है वो कोर्ट में रखे। ऐसे ही जो है इस राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम जो है उसकी डेफिनेशन को एक्सपैंड किया है। जैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघाड़ केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ़ोटोग्राफ्स लेना, फिंगरप्रिंट्स लेना, सिग्नेचर्स लेना, थंब इम्प्रेशंस लेना, उससे राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। वो तो आपको इन्वेस्टिगेशन में एक तरह से कॉपरेट करने को पुलिस कह रही है। ऐसे ही रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी कहा कि वॉइस सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं, उससे भी राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन वायलेट नहीं होता है। लेकिन नार्को एनालिसिस टेस्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है वो सिर्फ कंसेंट ऑफ द अक्यूज के बाद ही किया जा सकता है, वरना वो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो दिल्ली डिप्टी सीएम जो है उनकी प्ली को जो है वो एंटरटेन करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों आ रहे हो अंडर आर्टिकल 32, जब आपके पास ऑप्शन है आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, वैसे भी ये केस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, इसमें कोई फंडामेंटल राइट आपका वायलेट नहीं हो रहा है, आपके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो है वो केस चल रहा है। ठीक है, अब सेक्शन 482 सीआरपीसी क्या कहता है कि आप जो है कोई भी ऐसा सीआरपीसी का ऐसा लॉ नहीं है जो कि हाई कोर्ट को किसी किसी भी तरह का ऑर्डर जो है वो पास करने से रोक सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सिसोदिया जी को कि आप हाई कोर्ट पर जाओ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई जो है केस में आपकी दम है तो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विंडसर फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूके गवर्नमेंट जो है अंडर पीएम ऋषि सुनाक, उन्होंने एक लैंडमार्क डील साइन की है यूरोपियन यूनियन के साथ ऑन पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड रूल्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न आयरलैंड। अब आपको पता होगा कि यूके जो है वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स मिलाकर प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड मिलाकर बनता है आपका यूके। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड बनता है आपका यूके। तो नॉर्दर्न आयरलैंड से रिलेटेड एक दिक्कत चल रही थी ब्रेग्जिट के बाद। ये क्या दिक्कत थी कि नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के जो है आपस में ओपन बॉर्डर है। अब आयरलैंड आता है ईयू के अंदर, तो जब आयरलैंड ईयू के अंदर आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उसके साथ ओपन बॉर्डर है उसका, तो यूके जो है वो ईयू को लीव कैसे करेगा, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड तो यूके का पार्ट है। तो एक ऐसा टेरिटरी रह जाएगी ना यूके की जो कि ईयू के साथ जिसका ओपन बॉर्डर रह जाएगा, क्योंकि एक ईयू की कंट्री आयरलैंड के साथ उसका ओपन बॉर्डर रह गया है। तो उसी के रिलेटेड जो है वो नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल चल रहा था, जिसमें ईयू और यूके दोनों के, क्योंकि प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं, तो दोनों आयरलैंड जो हैं वो आपके अलग जो नदर्न आयरलैंड और आयरलैंड दोनों का ओपन बॉर्डर है। तो जो है हम कैसे ईयू और यूके को जो है वो सेपरेट करते हैं, क्योंकि उनकी एक टेरिटरी जो है वो आपस में बॉर्डर शेयर कर रही थी। तो अब इस प्रोटोकॉल में क्या कहा गया था कि अभी यूके और ईयू ने एग्री किया था कि इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स हुआ करेगी जो भी ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड में ट्रेड होगा। मतलब यूके क्या है, यूके इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आयरलैंड। तो उसमें जो ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट से अगर नदर्न आयरलैंड में कोई ट्रेड हो रहा है तो उसमें इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स होती थी कि वो ईयू से आ रहे हैं तो उसके ऊपर टैरिफ लगेंगे या जो नहीं लगेंगे, जो भी आपका नॉर्मल प्रोसीजर होता है ईयू के साथ ट्रेड का। और इसको जो है एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है वो साइन किया गया था कि हाँ, इसका जब तक हमको कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक हम यही करेंगे कि इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स कर लिया करेंगे,
यूके को जो है हमने ग्रेट ब्रिटेन में बांट दिया था, और नदर आयरलैंड में जो भी ईयू के गुड्स आते थे या फिर जो भी जिस तरह का भी ट्रेड होता था वो नदर आयरलैंड के थ्रू जो है इंस्पेक्शन होके जाता था। लेकिन उससे हुआ क्या, पॉलिटिकल टेंशन हुई नदर्न आयरलैंड में। खासकर जो लोग यूनाइटेड यूके चाहते थे वो तो कह रहे थे कि हम ग्रेट ब्रिटेन में क्यों बट के रहें, नदर्न आयरलैंड भी तो हमारा पार्ट है, उधर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स क्यों होगी जब वो हमारा ही पार्ट है। तो उससे पॉलिटिकल टेंशन हो रही थी, इसलिए जो चेक्स जो लगाए गए थे ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड के बीच में, उससे भी बहुत दिक्कत आ रही थी ट्रेड करने में। खासकर अब जो है यूके का ही पार्ट है नदर्न आयरलैंड, लेकिन एक दवाई भी भेजनी हो अगर कोई नदर्न आयरलैंड आयरलैंड में, तो उसको भी इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ता था। खासकर जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, जैसे जो आपके एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, वो भी बहुत लंबे टाइम तक इंस्पेक्शन के लिए खड़ी जो है वेट करती रहती थी और ख़राब हो जाती थी। तो उसके लिए ही ये विंडसर फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है। इसमें क्या है कि आपके नदर्न आइलैंड जो है वहाँ से जो भी ट्रेड होगा वो ग्रीन लेन और रेड लेन सिस्टम से होगा। मतलब जो भी ब्रिटेन से गुड्स आएंगे नदर्न आइलैंड के लिए, वो ग्रीन लेन का जो है वो यूज़ करते हुए चले जाएंगे। नदर्न आइलैंड में कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, प्रॉपर ट्रेड ऐसे होगा जैसे एक कंट्री में होता है। लेकिन नदर आइलैंड में जो गुड्स ईयू से आ रहे हैं या ईयू के लिए जा रहे हैं, उनको रेड लेन लेना पड़ेगा, और उनको कस्टम चेक और अदर चेक्स जो है वो अपनाने पड़ेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर एक और भी जो है वो फ्रेमवर्क डाला गया है कि अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है जो ईयू का रेगुलेशन नदर्न आइलैंड को लगता है कि वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि हो क्या रहा है कि नदर्न आइलैंड जो है वो आयरलैंड के साथ ओपन बॉर्डर है, तो वो तो काइंड ऑफ एक ईयू का ही पार्ट हो गया है ना, जबकि वो यूके का पार्ट है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ी है कि नदर्न आयरलैंड की वो ईयू का भी पार्ट रह गया है, क्योंकि वो आयरलैंड के साथ बॉर्डर शेयर ही नहीं, वो ओपन बॉर्डर रख रहा है, तो एक तरह से वो काइंड ऑफ ईयू का भी पार्ट है, और असल में वो पार्ट यूके का है। तो उसकी जो है वो एक स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। तो अब इसमें जिस टॉर्मेंट ब्रेक में क्या कहती है कि नदर्न आयरलैंड के लॉ मेकर्स को अगर लगता है कि कोई भी ईयू का ऐसा रेगुलेशन है जो कि उस रीजन पे नहीं लगना चाहिए, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहकर उस लॉ को वीटो करवा सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। पॉलिटिकली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है कहा है कि लेजिस्लेटर्स जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे हैं, वो फ्लोर टेस्ट में पार्टिसिपेट अब से नहीं कर सकते। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला गया। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों में लगता है, और इसमें जो है पॉलिटिकल डिफेक्शंस को रोकने के लिए इस लॉ को लाया गया था। अब क्या होती हैं ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन? अगर कोई मेंबर जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप जो है वॉलंटरीली छोड़ देता है, तो भी ऑफ कोर्स वो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। फिर अगर कोई डायरेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को डिसोबे करता है, विप को डिसोबे करता है, तो जो है उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। अगर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो भी ऑफ कोर्स एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद, नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो भी जो है उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और उसकी मेंबरशिप चली जाती है। अब इसमें एग्जाम्पशंस भी हैं कुछ। अब ये जो है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स मर्ज कर लेते हैं अपने आप को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, तब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। मतलब 2/3 ऑफ लेजिस्लेचर्स, अब समझ लो कांग्रेस पार्टी के 2/3 जो है वो एमपीज़ अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो उन 2/3 मेंबर्स के ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, उनकी मेंबरशिप रहेगी और उनको जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर नहीं लगेगा। अब इसमें स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को भी जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से जो है वो एग्जम्पशन दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन डिसाइड करता है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ऑफ कोर्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या फिर चेयरमैन। ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितने टाइम पीरियड में उनको ये डिसाइड करना है, और ऑल्सो जो इनकी डिसीजन है उसको जुडिशियल रिव्यू उनका किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं QCVM। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। RBI ने रिसेंटली QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन्स लगाने का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है, जो कि कैशलेसली आपको कॉइन डिस्पेंस करके देंगी। आप UPI से जो है जितनी भी अमाउंट के आप कॉइन चाहते हो उतने का आप पेमेंट करोगे, और आपको जो भी है कॉइन्स जो है वो एक तरह से ATM से जैसे निकलता है वैसे ही आपके इस वेंडिंग मशीन से कॉइन निकलेगा। ठीक है। तो इसको 19 लोकेशंस में भी जो है रोल आउट किया जा रहा है, 12 सिटीज़ में, और आने वाले टाइम में हो सकता है अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इसको कंट्री वाइड भी जो है वो चलाया जाएगा।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी, गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है उन्होंने ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी की पोर्टल जो है वो आईटी रूल्स के अंदर निकाल दी है। अब ये ऑफ कोर्स आपको पता है कि आईटी रूल्स के अंदर जो है अगर कोई भी यूज़र जो कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के साथ अपनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना चाहता है लेकिन उसको कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के से, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के पास जा सकते हैं, जो कि 3 गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर्स होंगे, जिसमें फुल टाइम मेंबर्स होंगे और एक चेयरपर्सन भी होगा। और जीएसी में वो 30 दिन के अंदर अपील को फाइल कर सकता है। और जो भी डिसीजन होगा जीएसी का वो बाइंडिंग होगा उस सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के ऊपर। अब ये जीएसी पोर्टल जो है इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली ऑनलाइन बना रही है। सारा का सारा अपील प्रोसेस डिजिटली ही जो है वो इस पोर्टल के थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 16 कंट्रीज़ जो कि वानुआतू द्वारा लेड है, उन्होंने कहा है कि वो एक एडवाइजरी ओपिनियन चाहती हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से विद रिस्पेक्ट टू फाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं, 1945 में इसको बनाया गया था। ये अकेली ऐसी यूएन की ऑर्गन है जो कि न्यूयॉर्क में सिचुएटेड नहीं है बल्कि पीस पैलेस इन द हेग में सिचुएटेड है। इसकी हेयरिंग्स जो है वो हमेशा पब्लिकली होती है। फ्रेंच और इंग्लिश जो है इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब इसके पावर्स और फंक्शंस देखते हैं। यहाँ पर 2 तरह के केसेस होते हैं। एक तो लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के केस में आपका जो है वो कुलभूषण जाधव का जो केस था वो 2 स्टेट्स के बीच में केस था। एक होता है एडवाइजरी ओपिनियन लेने के लिए रिक्वेस्ट करना, ठीक है। अब जो एडवाइजरी ओपिनियंस है वो ऑफ कोर्स बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन जो ये लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं जो 2 स्टेट्स के बीच में, जो भी उसमें डिसीजन जो है ये आईसीजे देता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा लॉ लगता है, कौन से लॉ के बेसिस पर ये डिसीजन देता है, जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कस्टम, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, उसके बेसिस पर ये डिसीजंस देते हैं। कॉम्पोजिशन देखें तो 15 जजेस होते हैं इसमें। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट से ही जो है एक जज इसमें इलेक्ट हो पाता है। 3 साल का उनका टेन्योर होता है और री एलिजिबल होते हैं, वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। और मेंबर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया से अगर कोई जज जो है वो आईसीजे में गया तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया होगा, वो फिर आईसीजे का ही पार्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फर्स्ट G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये गुरुग्राम में ये मीटिंग चल रही है। इंडिया की चेयरपर्सनशिप में, इटली इसका को चेयर है। अब इसमें ऐसी डिलिब्रेशंस की जा रही हैं कि कैसे इंटरनेशनल एंटी करप्शन मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। असेट को कैसे ट्रेस करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कितना इलिसिट असेट्स जो है वो ग्लोबली कैसे फैलाए गए हैं करप्शन द्वारा, ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन, और अगर हो सके तो असेट की रिकवरी भी जो है वो दूसरी कंट्रीज से कर सकेंगे। समझ लो अगर किसी पॉलिटिशियन ने इंडिया में करप्शन किया है और उसने किसी और कंट्री में जाके प्रॉपर्टी खरीद ली है उसकी, तो ऑफकोर्स असेट की रिकवरी भी करने के लिए जो है वो G20 के अंदर हम इस वर्किंग ग्रुप के अंदर हम जो है वो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, जून 2010 में टोरंटो समिट के अंदर इसको बनाया गया था और इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैट करप्शन के लिए इसमें जो है ये काम करती है। इसमें एक तरह से हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस फ्रेमवर्क देना चाहते हैं कि आपस में कंट्रीज़ जो है वो कॉपरेट करें और करप्शन से डील करें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो ने रिसेंटली फ्लाइट टेस्ट किया है क्रायोजेनिक इंजन का, जो कि चंद्रयान 3 मिशन में यूज़ किया जाएगा। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो है इसरो का, उन्होंने इसको टेस्ट किया है और ये क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो है उसको पावर करेगा ये इंजन। LVM-3 लॉन्च व्हीकल जो कि चंद्रयान को लेकर जाएगा, उसमें ये इंजन लगाया जाएगा। फर्स्ट इंडियन क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें कि गैस जनरेटर साइकिल भी है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन इन द वर्ल्ड ये माना जा रहा है। क्रायोजेनिक स्टेज क्या होती है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसमें बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर हम प्रोपेलेंट्स का यूज़ करते हैं और उनको बहुत ही लो टेम्परेचर्स पर कूल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है प्रोपेलेंट बर्न हो पाए, ठीक है। प्रोपेलेंट क्या होता है, जो भी आपके इंजन को जो है वो एक तरह से बूस्ट दे रहा है। चंद्रयान 3 मिशन आपको बताया इंडिया का 3rd मून मिशन है। चंद्रयान 2 के बाद एक फॉलो ऑन मिशन है ये, और इसको आने वाले जो है इस साल के एंड तक जो है वो कहा जा रहा है LVM-3 के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। LMV-3 के थ्रू लॉन्च किया जाने वाला है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आरटीआई एक्ट, गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर नहीं लगेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के जो है डिसीजन को जो है वो सेटिसाइड करते हुए कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर आरटीआई के प्रोविजन नहीं लग सकते। आरटीआई एक्ट आपको पता है सिटीजन्स को एम्पावर करता है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेकर आता है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर। 2005 में इसको पास किया गया था। सब सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, स्टेट या लोकल बॉडीज़ का, उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट बॉडी भी जिसको गवर्नमेंट से किसी भी तरह से फंडिंग मिलती है, उससे भी जो है आप आरटीआई के थ्रू क्वेश्चनिंग कर सकते हो। लेकिन एग्जाम्पशन ज़रूर है, सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनके ऊपर आरटीआई जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is right against self-incrimination. So recently, a special CBI judge has granted CBI the custody of Delhi Deputy CM Manish Sisodia, and the court has rejected Sisodia's arguments that he had a right against self-incrimination. CBI had told the special court that the deputy CM was not cooperating and he was evading the questions during interrogation, and the judge of the special court said that giving legitimate answers to investigation is not right against self-incrimination. So right against self-incrimination is part of the Indian constitution. It is also part of the US constitution, which means that you cannot be forced to give or you cannot be forced to incriminate yourself, or you cannot be forced to blame yourself and be present evidence against yourself. Okay, so under Article 20 clause 3 of an Indian constitution, no person accused of any offense can be compelled to be a witness against himself. So police basically cannot coerce you that you have to confess to a crime. Okay, so the onus of proving that crime is on the state. They have to present the evidence in the court of law, and only after that the crime would be proved. So the Supreme Court has time and again expanded the definition of right against self-incrimination. Like in these two cases, the Supreme Court said that uh, if the investigating agencies are asking you for photographs, fingerprints, signatures, thumb impressions, and even voice sample, does not mean that you are being asked your right against self-incrimination is being violated. This is just a part of investigation. But narco analysis test, if it is done without the consent of the accused, then it is of course the violation of right against self-incrimination. So Supreme Court said that when of course Delhi Deputy CM also moved to the Supreme Court, but Supreme Court refused to hear his plea, and the Supreme Court said that you are directly moving to us under Article 32, whereas you have the option to move to the High Court under Section 482 of the CRPC. Your case pertains to the Prevention of Corruption Act, and it does not involve the infringement of fundamental right. Okay, so primarily the case is of corruption, and you are just taking the route of fundamental rights to avoid the case. Okay, so the next topic is Windsor Framework. This topic is important for your international relations topic. UK government under PM Rishi Sunak has reached a landmark deal with the European Union on post-Brexit trade rules, which will be governing the Northern Ireland. Before you understand this topic, you have to understand what is UK and what is Great Britain. So Great Britain is only England, Scotland, and Wales. But when you add Northern Ireland to it, it becomes UK. Okay, so UK is a broad term. Great Britain is only 3 territories of UK. Okay, so Northern Ireland is a part of UK, but it is not part of Great Britain. Okay, is that clear? Okay, now you would understand this topic. Okay, so Northern Ireland is sharing its open border with its country with a country called Ireland. They have an open border. They also had some conflict in the history, but that conflict was resolved using this Good Friday Agreement in 1998, whereby now these two areas have an open border, which means that Ireland is part of EU, and if Ireland is having an open border with Northern Ireland, it de facto makes Northern Ireland a part of EU. Okay, because it is having an open border. So to
combat this situation, Northern Ireland Protocol was negotiated in 2020 between UK and EU, because UK does not want to be a part of EU, but Northern Ireland is de facto part of EU, so they wanted to avoid this situation. So what happened in this protocol? So they had this situation where goods which are being traded from EU to Northern Ireland, or moving towards UK, or goods moving from UK towards Northern Ireland and through that to UK, through that to EU, they were inspected first in the Northern Ireland, and only after that, after those checks at the customs, these goods were moved ahead. So it created a trouble for Great Britain also, because Northern Ireland being a part of UK, the goods being traded there had to be inspected. Even the sale of medicines were suffering. Perishable goods which were otherwise freely traveling from Great Britain to Northern Ireland were disturbed. So there was a need of a framework, a permanent framework, which could avoid such a situation. So what this framework now is, Windsor framework, which it is proposing that now there will be two lanes. First, of course, is green lane, and the next second will be red lanes. So what would be the green lane? So any trade that is happening between Great Britain and Northern Ireland, so because they are a part of one country, UK, that would take the green lane, and there would be no need of any inspection. Okay, but if there is any goods that are being transferred from EU to Northern Ireland, they would take the red lane route, which would of course have custom checks or any inspections. That way, Ireland can still have an open border with uh, 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 Ireland, and it can still avoid the goods or unhindered supply of goods from EU to Northern Ireland. Okay, and there is also Stormont break, which means that currently this Northern Ireland is de facto part of EU. So to avoid this situation, Northern Ireland lawmakers will get an option that any EU regulations which are being applied on Northern Ireland de facto, they can request, the Northern Ireland lawmakers can request the British government to veto those regulations or to veto that law. Okay, so the next topic is anti-defection law. This topic is important for your polity section. So, Supreme Court has recently said that legislators who are facing disqualification under the anti-defection law will not be able to participate in the floor test. You know that anti-defection law was introduced in 1985 under the 52nd Amendment to the Constitution of India, and the 10th schedule to the Constitution was added to it. Okay, so legislators can be disqualified on grounds of defection. Both the central and state legislature has this law. What are the grounds of disqualification? Any member of the state or central legislature can be disqualified if he voluntarily gives up his membership of a political party, he disobeys the directions of his political party, he joins another political party, or if a nominated member joins a political party after 6 months from his nomination, or from him becoming a member of legislature. But there are certain exceptions also. In case there is wholesale transfer of legislators, which means that almost two-thirds of the legislators of a party, they decide to join another party, it would be considered as a merger, and then thereby anti-defection law would not be applicable in that case. Also, this anti-defection law also exempts the speaker, chairman, and deputy chairman for on the, from anti-defection provisions. Who decides it? Of course, the presiding officer decides it, but but the law does not specify a time period within which the presiding officer has to take a decision. But any decision once taken will be subject to judicial review. So the next topic is QCVM. This topic is important for your economy section. RBI has recently announced that it wants to launch a pilot project, which will be a QR code based coin vending machine. So it will be like an ATM, but now you will have cashless option to get the coins using your UPI. So you just have to scan the QR code, uh, make the payment using a UPI, and you will get the coins from that vending machine. So basically it's an ATM, but it would be dispensing only the coins. So the next topic is Grievance Appellate Committee. This topic is important for your governance section. Ministry of Electronics and Information Technology has recently launched the Grievance Appellate Committee portal under the IT rules. So GAC
was one of the provisions in the recently amended IT rules of 2021, in which the users who have any grievance but social media intermediaries fail to redress them, then they will have an option to approach this GAC, which will consist of three government appointed full-time members, including a chairperson. And they will have an option, the users will have an option to appeal to the GEC within 30 days, and the decisions taken by the GAC would be binding on the social and media intermediary. So of this GAC portal is basically making this entire process digital, and the entire appeal process would become digital through this portal. So the next topic is International Court of Justice. This topic is important for international relations. So a group of 16 countries led by Vanuatu have sought advisory opinion from International Court of Justice with respect to the fighting the problem of climate change at the UN. So ICJ, you know that it is also known as the World Court. It was established in June 1945, and it is the only organ of the United Nations, on only 6 principal organs of the United Nations, which is not located in New York. Instead, it is located in the Peace Palace of The Hague, that is in Netherlands. The hearings of this ICJ are always public, and the court's official languages are French and English. What are the powers and functions of this court? Of course, this court takes two type of cases. First is of course the legal disputes between states, like we had this Kulbhushan Jadhav case between India and Pakistan, and second is the request for advisory opinions. So in case there is a legal dispute, and in that case the ICJ decision would be binding on the parties, but advisory opinions are basically just opinions expressed by this court, so they are not binding on the agencies which, or any a state which is seeking this opinion. So if we look at the composition, then it composes of 15 judges, and every elected judge has to secure an absolute majority of the votes in both UNGA and UNSC. 1/3 of the composition of the court is renewed every 3 years, and the judges are eligible for re-election. The members of the court are independent judges. They are not, once they, for example, if a judge gets elected from the Indian side, the judge does not owe, or the judge cannot be partial towards India in the court. So the next topic is first G20 anti-corruption working group meeting. This topic is important for your international relations. So first anti-corruption working group meeting is being held in Gurugram, Haryana, under the chairpersonship of India, and Italy is the co-chair. So there will be detailed deliberations on strengthening international anti-corruption mechanisms. So asset tracing, identification mechanisms, how we can stop illicit assets being acquired through corruption. Asset recovery networks will also be sought to be promoted. All this would be discussed in this meeting. So this ACWG was set up in June 2010 at the Toronto Summit, and it was meant to provide valuable contributions to international efforts to combat corruption. So the next topic is CE-20 cryogenic engine. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has recently conducted a flight test of cryogenic engine for the Chandrayaan-3 mission. So ISRO's Liquid Propulsion System Center has tested this, and this will power the cryogenic upper stage of the LVM-3 launch vehicle, which would be taking the Chandrayaan-3 mission. This is the first Indian cryogenic engine which will be featuring a gas generator cycle, and it is being touted as the one of the most powerful upper stage cryogenic engines in the world. What is a cryogenic stage? It is a very complex system in which the propellants are used at extremely low temperatures. So it also uses liquid fuels which are cooled at very low temperatures, so that the cryogenic rocket stage can make the propellants can ensure that propellants burn very efficiently and provide a much efficient thrust for every kilogram of propellant that it burns. So what is Chandrayaan-3 mission? You know that it is the third moon mission of India, and it is a follow-on mission for Chandrayaan-2. And probably this, if everything goes well, then this would be launched at later this year by the launch vehicle Mark 3. So the next topic is
RTI Act. This topic is important for your governance section. So recently, Madras High Court has said that RTI Act provisions would not apply to cooperative societies. So Madras High Court has now set aside an order which was passed by Tamil Nadu State Information Commission. So you know that RTI is meant to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of the government. So this law was passed in 2005, and all citizens have the right to information. So it is applicable to all central, state, and local level bodies, and even any those bodies which are substantially financed by the government, directly or indirectly. But there are certain exemptions also, like security or intelligence agencies. These bodies do not come under the purview of RTI Act. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.